मेरा पवन त्यागी, प्रेजेंटली मैं गढ़शंकर में हूँ, पंजाब में। आज का हमारा जो टॉपिक मुझे दिया गया है वो दिया गया है ग्लाइसीमिया, ग्लूकोज लेवल का होना किस चीज में, ब्लड के अंदर। नॉर्मोग्लाइसीमिया। और इसके बाद में इसकी दो कैटेगरी बनेगी, एक हाइपो और एक हाइपर। हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया। अब न्यूरोथेरेपी का बेस्ट कॉन्सेप्ट क्या है? डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। जो हमारे गुरुजी ने हमारी बीमारियों के कारण दिए हैं, वो मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी मेरे चैनल पे, जहां पे भी सर्च करोगे न्यूरोथेरेपी गढ़शंकर आप लोगों को मिल जाएगी। अभी पीछे मैंने न्यूरोथेरेपी के कॉन्सेप्ट जो हैं उसके लिए एक वीडियो बना के डाला हुआ है। हम सीधा न्यूरोथेरेपी पे आ गए हैं। और न्यूरोथेरेपी की अचीवमेंट क्या है कि हम डाइजेशन एब्जॉर्प्शन दोनों चीजों को इंप्रूव कर देते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट हमारे तीन कंपोनेंट हैं जो नॉर्मली मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं, ठीक है, और ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है? क्योंकि इनटेक में तो हमारे पास में वाटर भी है, मिनरल्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं, लेकिन उनसे हमें एनर्जी नहीं मिलती। जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो है कार्बोहाइड्रेट। अप्रोक्सीमेट हमें हमारी बॉडी में जो हमारा मील है उसमें 50-55% जो है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। तकरीबन 25% के करीब जो है वो 25-30% जो है वो प्रोटीन होगा और 20% के आसपास जो है वो फैट होगा। लेकिन अगर हम इनका एनर्जी का लेवल देखें, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो किस रूप में ली जाती है? कैलोरीज में। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में हमें तकरीबन 4 कैलोरीज मिलती हैं। 1 ग्राम प्रोटीन में हमें तकरीबन 4 कैलोरीज मिलती हैं और 1 ग्राम फैट में तकरीबन 9 कैलोरीज मिलती हैं। थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, क्योंकि इसमें सबसे मेन चीज है कि मेडिकल जो है अपने दिमाग में रखिए कि ये अनसर्टेन है, इसकी कोई सटीक परिभाषा नहीं है। हमारे जो कार्ब्स हैं, कार्ब्स में भी जो बॉइल्ड हैं या जो पके हुए कार्ब्स हैं उनको पचाने की प्रोसेस जो है हमारी टाइलिंग से शुरू हो जाती है। और जो टाइलिंग की प्रोसेस चलती है अप्रोक्सीमेट 45 मिनट, अप्रोक्सीमेट 45 मिनट चलती रहती है पेट के अंदर हमारे खाने के बाद। हालांकि अगर हम देखें बुक्स जो बताती हैं वो कहते हैं कि पेट का कार्ब्स को पचाने में कोई रोल नहीं है। इवन स्टमक जो है उसमें तकरीबन 2 से 3 घंटे के करीब हमारे स्टमक के अंदर खाना रुकता है, क्योंकि उसके प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है? क्योंकि उसमें चर्निंग होती है, केमिकल्स मिलते हैं, और एक्सीएल जो है उसकी प्रोसेस होती है। एचसीएल की प्रोसेस जो है उसके कार्ब्स में नहीं है, लेकिन प्रोटीन में उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब आप सोचेंगे कि जी प्रोटीन का कार्ब्स के साथ में या शुगर के साथ में क्या कॉम्बिनेशन है? जैसे मैंने पहले ही बताया, क्योंकि प्रोटीन जो है वो हमें 1 ग्राम प्रोटीन लगभग 4 कैलोरी एनर्जी दे रहा है। उसके बाद दूसरी चीज क्या है कि हम जब अभी आगे चल के फ्यूचर में आएंगे किस चीज पे? इंसुलिन पे। अब इंसुलिन क्या है? इंसुलिन जो बनती है वो 51 अमीनो एसिड से बनती है। कितने? 51 अमीनो एसिड। और आप लोगों को पता है अमीनो एसिड कहां से बनेगा? प्रोटीन के सिंथेसिस से, ठीक है। तो इसलिए अगर हमें इंसुलिन लेवल को मेंटेन करना है तो उसके लिए प्रोटीन का डाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए। हम लोग सक्सेस क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम डाइजेशन में प्रोटीन, फैट और कार्ब्स तीनों को डाइजेस्ट करा लेते हैं।
और तीसरी, बॉडी को रेगुलेट करने में किसकी जरूरत होती है? विटामिन की और मिनरल्स की। वो हम क्या करते हैं? एब्जॉर्ब भी इजीली करा लेते हैं। क्योंकि हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड है वो 6 सलाइवरी ग्लैंड है, 3 इधर 3 इधर, तो उनसे टाइलिन निकलेगा और वो वहां से डाइजेस्ट होना शुरू होगा। तो उसके लिए गुरुजी ने हमें एक पॉइंट दे दिया जो हमारा, क्योंकि टाइलिन का दूसरा नाम आप लोग जानते होंगे, डायस्टेज भी से बोलते हैं और सलाइवरी एमाइलेज भी बोलते हैं। ये आती है कि जी इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल एमाइलेज है, उसको भी तो वर्किंग पे लेके आना है। उसके लिए हमारे पास में बहुत से पॉइंट हैं भाई। 10 मेडुला हो गया, उससे इंटेस्टाइनल स्टिमुलेशन होगा, गैस ओनली हो गया, टोफिंगर गैस हो गया। तो काफी ऐसे पॉइंट हैं जिनसे कि हम इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और पेन के लिए तो आप सब लोगों को पता ही है, सभी को पता है कि पेन जो है एक स्पेसिफिक जो हमारा ट्रीटमेंट है उसमें टोफिंगर, CNNS, पेन और पेन, उसकी क्वांटिटी जो है वो अलग अलग कॉन्सेप्ट पे हमने देनी है। तो स्टिमुलेट करना सभी को आता है, ठीक है। अब मेन चीज है कि कितनी क्वांटिटी, कब और कैसे। ब्लड में इंटेस्टाइन से विलाई के थ्रू ब्लड के अंदर डाइजेस्ट हो गए, प्रोटीन भी और कार्बोहाइड्रेट भी ब्लड के अंदर आते हैं। उसके बाद में फैट रहा, फैट जो है वो लैक्टियल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि जो भी बड़े पार्टिकल्स होते हैं या फैट होता है वो लैक्टियल्स में एब्जॉर्ब होता है। इस पोजीशन को हम बोल लेंगे नॉर्मोग्लाइसेमिक कंडीशन, ठीक है। और अगर यहां पे दो चीज आ गई, ब्लड में शुगर का लेवल हाइपो डिक्रीज हो गया तो ये हाइपोग्लाइसीमिया बनेगा, और अगर इंक्रीज हो गया तो ये हाइपरग्लाइसीमिया बनेगा। अब डायबिटीज का जन्म जो होता है वो होता है अगर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो गया तो। अगर ग्लूकोज लेवल नॉर्मल है वहां पे कोई डायबिटीज का नाम नहीं चलेगा, ठीक है। ये एक नॉर्मल कंडीशन होगी और ना हम इस कैटेगरी को डायबिटिक कैटेगरी में लेके आएंगे। अब यहां से हमारी डायबिटीज की शुरुआत होगी। जो वर्ड है डायबिटीज, ठीक है, ये आई थिंक सो ग्रीक वर्ड है, तो यहां से हमारी शुरुआत होगी। अब इसमें भी अगर हम देखें इसका सर्वे, तो वर्ल्ड का तो सर्वे पॉसिबल है नहीं, पूरे वर्ल्ड में इस चीज का सर्वे नहीं हो सकता कि बहुत जगह पे तो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि तकरीबन 800 साढ़े 800 करोड़ लोग हैं, ठीक है। कुछ कंट्री डेवलप हैं, कुछ डेवलपिंग हैं, ठीक है। लेकिन अगर अब प्रेजेंट की हम बात करें तो एक आप जगह जगह पे ब्लू कलर का सिंबल देखेंगे, ऐसे सर्कल, ठीक है। अगर कहीं पे भी आपको ब्लू कलर का सर्कल दिखाई देता है तो ये डायबिटीज को इंडिकेट करता है। अगर किसी रिपोर्ट में इस तरह का शो होता है, ठीक है, या कुछ जगह पे जो डायबिटिक सेंटर्स हैं उन पे ये एक सर्कल दिखाई देगा, वो भी ब्लू कलर का, मानिए कि वो डायबिटिक कॉन्सेप्ट है। हमारे इंडिया के अंदर मेटाबॉलिक रेट जो था वो मेंटेन रहता था, उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे फिजिकल वर्क बहुत था, ठीक है। जैसे जैसे लोगों का फिजिकल वर्क कम हुआ है वहां पे मेटाबॉलिक रेट स्लो हो गया और इस तरह की प्रॉब्लम पाई जाने लगी। क्योंकि जो हमारे गुरुजी हैं वो तो कहते हैं कि जो डायबिटीज है वो एसिडोसिस डिसऑर्डर है, एसिडोसिस डिसऑर्डर है, और उन्होंने इसको थायराइड से भी जॉइंट किया है कि हाइपोथायराइडिक पोजीशन में ही डायबिटिक केस बनने के चांसेस हैं। हाइपोथायराइड, तो जब हम लोग लेक्चर सुन रहे थे या हमने बुक्स की स्टडी शुरू की थी न्यूरोथेरेपी की, तो हमें तभी से इस चीज को इंडिकेट कर दिया गया था कि ये जो
हाइपोथायरॉयडिज्म है, जितने भी डायबिटिक केस हैं उनमें कहीं ना कहीं हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। ठीक है, जितने भी केस डायबिटीज के हैं वो हम एसिडोसिस कैटेगरी में ही डालेंगे। ठीक है, तो तीन चीजें हम इसमें देखते हैं। हम अपने अगर मेथड से देखेंगे, न्यूरोथेरेपी के मेथड से, तो जो डायबिटीज है, हम हमारे चार मेथड हैं जो गुरुजी ने हमें दिए। पहला नेवल डिस्प्लेसमेंट। नेवल डिस्प्लेसमेंट क्योंकि नेवल क्या है, बंच है किस चीज का, एक प्लेक्सिस है किस चीज का, नाड़ियों का। ठीक है, और वो अपनी अगर एक्सिस पे है तो हमारे सारे आसपास के ऑर्गन जो हैं, पेट के ऑर्गन जो हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ये चीज ले लेते हैं, ये एक इस तरह से नाड़ियों का बंच आ रहा है जो हमारा बेली बटन है ना वहां पे, तो इसके साथ हमारे जितने भी ऑर्गन है आसपास के सब जुड़े हुए हैं। अगर ये सेंटर ग्रेविटी में रहेगा, ठीक है, तो हमारे कोई भी एब्डोमिनल डिसऑर्डर बनेगा ही नहीं। ये न्यूरोथेरेपी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर ये डिस्टर्ब होगा तो उसमें शुगर भी आएगी, किडनी भी आएगी, लीवर की प्रॉब्लम भी आएगी। ठीक है, इसमें एक चीज और भी है, मैंने जो अपनी स्टडी करी थी मैं वो बता रहा हूं। मैक्सिमम क्या है कि अगर किसी की स्पाइन में कर्वेचर है, आप देखते हैं किसी की डबल बीट आ रही है नेवल की, ठीक है, किसी का लेफ्ट साइड टर्न हो रहा है, राइट साइड टर्न हो रहा है, उसमें एक चीज और एनालाइज कीजिए, वो है स्पाइनल अलाइनमेंट। अगर स्पाइनल डिस्प्लेसमेंट है, वर्टिब्रल डिस्प्लेसमेंट है, या स्कोलियोसिस की प्रॉब्लम है, लॉर्डोसिस की प्रॉब्लम है, मतलब आपके वर्ड स्टॉप होता है। मेन चीज है, देसी भाषा में समझिए, अगर स्पाइन में कोई कर्वेचर बन रहा है, या स्पेस में रिडक्शन है, या इंक्रीमेंट है, तो उस कंडीशन में इसके डिस्टर्ब होने के चांसेस मैक्सिमम है, और सेटल भी बहुत इजीली नहीं होती है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा नेवल का हो गया। उसके बाद हर बुक बताती है कि जो डायबिटीज है वो बीमारी है किसकी, एसिडोसिस की। ठीक है, तीसरा हमारे जो गुरुजी ने बताया था कि डिसफंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन और ग्लैंड। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि इसमें ज्यादा रोल जो होता है वो होता है पैनक्रियाज का। ठीक है, अगर पैनक्रियाज की डिसफंक्शनिंग होगी तो डिस्टरबेंस किस चीज की आएगी, क्योंकि डिसफंक्शनिंग होते ही अगर उसके, क्योंकि इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, या सोमेटोस्टेटिन है, हम धीरे धीरे उसी मुद्दे पे आते हैं। वो क्या है, क्योंकि हमारा एक ऑर्गन है, और ये क्या है, ये हेटेरोक्राइन ऑर्गन है, हेट्रोक्राइन। हेट्रोक्राइन का कॉन्सेप्ट क्या आता है कि जो हमारा पैनक्रियाज है, इसकी हमें डाइजेशन में भी जरूरत पड़ी, क्योंकि जब तक ये प्रॉपर ये सोडियम बाइकार्बोनेट या क्योंकि जो इसके एसिनर सेल्स हैं, पैनक्रियाज के अंदर ना एसिनर सेल्स होते हैं जिनका काम होता है डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करना। ठीक है, अभी शॉर्ट में बताता हूँ। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, उनका काम होता है कि वो डाइजेशन वहाँ पे इंटेस्टाइन के अंदर कराते हैं। अगर डाइजेशन प्रॉपर होगा तो ही एब्जॉर्प्शन बन पाएगा। ठीक है, दूसरे जो हैं तकरीबन 99% तो 99% जो के करीब जो हैं, अपेक्स 99% जो है वो एसिनर सेल्स है पैनक्रियाज के अंदर। मैक्सिमम फंक्शनिंग जो है वो एक्सोक्राइन है। ठीक है, कुल अप्रोक्सीमेट 1% के करीब, 1% के करीब कौन सी है, एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में 3 नाम तो मैंने आपको बता दिए, एक चौथा नाम भी है, मैं मुद्दे पे आऊंगा बाद में। और इस चीज को आप यहां से मैनेज कर लीजिए। तो हमारा ऑर्गन जो है और ग्लैंड डिसफंक्शनिंग होगी। और चौथा हमारा कॉन्सेप्ट जो गुरुजी ने दिया था वो दिया था कि अगर कोई भी जेनेटिकल डिसऑर्डर में और इनहेरिटेंस में। अब जेनेटिकल डिसऑर्डर आप लोग जानते हैं, क्योंकि जब बच्चा बन रहा है, पेट में तैयार हो रहा है,
अगर वहाँ पे कोई किसी तरह की डिसफंक्शनिंग हो जाती है, कोई जेनेटिकल एबनॉर्मलिटी हो जाती है, कभी कभी एक गेस्टेशनल डायबिटीज है, टाइप ऑफ डायबिटीज जब हम पढ़ते हैं तो तकरीबन 17 तरह की है। टाइप ऑफ डायबिटीज 17 तरह की है जो मेडिकल बताता है, मेडिकल बुक्स में लिखी है, लेकिन हमें उनसे इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हमने डायबिटीज को एक ही एंगल से देखना है, और वो एंगल क्या बनेगा कि हमारे 4 मेथड, ठीक है, नेवल डिस्प्लेसमेंट, डिसफंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन और ग्लैंड, ठीक है, और तीसरा जो है एसिडोसिस डिसऑर्डर, और चौथा है जेनेटिकली और हेरिडिटी। जेनेटिकली अगर बच्चा बन रहा है, उसके जीन में कोई किसी तरह का म्यूटेशन आ गया तो जेनेटिकल एबनॉर्मलिटी आएगी। म्यूटेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि जब आप एवोल्यूशन पढ़ोगे ना, ह्यूमन एवोल्यूशन, तो उसमें देखोगे कि हम किस चीज से और क्या बने हैं। आज के हमारे स्ट्रक्चर में और कई हजार पुरानी स्ट्रक्चर में बहुत फर्क है। हम ऐसे नहीं थे, बस चेंजेस आते गए, वो जेनेटिक म्यूटेशंस हैं, उन्हीं के भी पे हम। एक वर्ड आएगा ग्लाइकोजेनेसिस, एक वर्ड आएगा ग्लाइकोजेनेसिस, और दूसरा वर्ड आएगा ग्लाइकोलाइसिस। अब इसमें जेनेसिस का मतलब है जोड़ना, और लाइसिस का मतलब है तोड़ना, ठीक है। क्योंकि अगर आपको चाहिए कि डायबिटीज की टाइप पढ़नी है, मेरे यूट्यूब पे जाओ, न्यूरोथेरेपी का सेंटर पे पोस्ट डली हुई है, आपको 17 तरह की डायबिटीज उसमें लिखी हुई मिल जाएगी। लेकिन हमारा जो कंसर्न है न्यूरोथेरेपी का, उसमें टाइप से वहां पे मैटर नहीं करेगा, बस खाली एक गेस्टेशनल डायबिटीज है उस पर कंसर्न आएगा, ठीक है, वो मैं आपको साथ में बता दूंगा। तो एक वर्ड आएगा ग्लाइकोजेनेसिस और एक आएगा ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोजेनेसिस क्या है? हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद में ब्लड में शुगर का एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद में क्या हुआ कि जितनी हमारी जरूरत है वो तो यहाँ पे एक नॉर्मल रेंज वो अगर फास्टिंग में कराओगे वो अलग है, पीपी में कराओगे अलग है, रैंडम में कराओगे अलग है, ठीक है। तो इन तीनों की मतलब सिमिलैरिटी हम रेशो नहीं बता पाएंगे, रीजन क्योंकि सब लैब का थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएशन होता है। जिस लैब की भी टेस्टिंग लोगे, क्योंकि इंडिया में पैरामीटर्स बहुत हैं, बस ये जो भी लैब वाला करेगा वो अपने ग्लूकोमीटर से आपके यहाँ से ब्लड लेगा, यहाँ से लेगा, कुछ लोग डायरेक्टली अब जो सिंपल ग्लूकोमीटर आते हैं इलेक्ट्रॉनिक, उससे यहाँ से कर लेते हैं। नहीं तो ग्लूकोमीटर में आपका सैंपल लेगा और वो जिस क्राइटेरिया में उनकी लैब है उसके हिसाब से क्रैश होकर देगा, ठीक है। तो नॉर्मली अगर यहाँ पे एक नॉर्मल रेंज में ग्लूकोज लेवल चल रहा है, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो गया तो यहाँ पे डायबिटीज शुरू होगी, ठीक है। क्योंकि इसमें भी एक कंडीशन क्या बनती है कि अगर यहाँ पे ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ की प्रोसेस आती है, तो प्रोसेस होती है ब्लड के साथ में कि ये यहाँ से जो है ग्लूकोज को उठा के सेल के अंदर, एडिपोज टिश्यू के अंदर और लीवर के अंदर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके रख देते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। और जब जरूरत पड़ती है तो उसे तोड़ दिया जाता है। तो कुछ हमारे जो ऑर्गन है या ग्लैंड है वो इसे तोड़ने का काम करते हैं और कुछ इसे बनाने का काम। अब यहां से शुरुआत होगी हमारी पैनक्रियाज की, क्योंकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज तो आ चुका, ठीक है। अब अगर वो ज्यादा हो रहा है तो, और कम हो रहा है तो, और मेंटेन्ड है तो, उसमें कॉन्सेप्ट क्या आएगा?
हमारी पेनक्रियाज एक्सोक्राइन फंक्शन क्या कब हुआ? जब इन्हें पचाना था। और अब चलेगा एंडोक्राइन फंक्शन। ठीक है, एंडोक्राइन फंक्शन में मैंने अभी आपको बताया, एक होता है अल्फा सेल, एक होते हैं बीटा सेल और एक होते हैं डेल्टा सेल। नॉर्मली अल्फा बीटा गामा वर्ड यूज किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे डेल्टा है। ठीक है, और एक सेल और भी होते हैं चौथे, उन्हें एफ सेल भी कह सकते हैं, ई सेल भी बोलते हैं। ठीक है, उनका काम है ग्रेलिन प्रोड्यूस करना। ग्रेलिन भी पेट में भी बनता है, पैनक्रियाज में बनता है और शायद इंटेस्टाइन में बनता है। हम मुड़ के आते हैं ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोलाइसिस। फिर से हम ब्लड बना लेते हैं। ये हमारा ब्लड है, कंटिन्यू बह रहा है। अब मान के चलिए कि इसमें शुगर की एंट्री होगी। शुगर की एंट्री हुई तो शुगर लेवल जैसे ही राइज होना शुरू हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज एक इस तरह की शेप का ग्लैंड है। ठीक है, डोडिनम जो इंटेस्टाइन का पार्ट है, डोडिनम और स्मॉल इंटेस्टाइन का, और जो स्टोमक है उसका जुड़ाव है, तो उसमें एक एंगल बना हुआ है इस तरह से। ठीक है, तो स्टोमक के पीछे की तरफ और डोडिनम के फ्रंट साइड पे। तो इसमें 99% मैंने बताया कि जो है वो एसिनर सेल्स हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाते हैं, और 1% जो है वो एंडोक्राइन फंक्शनिंग करते हैं। एंडोक्राइन में हम यहाँ पे अभी 3 का जिक्र करेंगे, अल्फा, बीटा, डेल्टा। अब ये तीनों क्या हैं? तीनों हार्मोन हैं। ये तीन तरह के सेल हैं जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, अल्फा ग्लूकागोन, बीटा इंसुलिन और डेल्टा सोमेटोस्टेटिन। तकरीबन सब न्यूरोथेरेपिस्ट जानते हैं। ठीक है, इसके लिए 4 पेन दिया जाता है, अल्फा के लिए, बीटा के लिए 10 पेन दिया जाता है और डेल्टा के लिए 2 पेन दिया जाता है। ठीक, अब कॉन्सेप्ट क्या आता है कि जैसे ही यहाँ पर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हुआ तो प्रोसेस चलती है ग्लाइकोजेनेसिस। किस मुद्दे पर? ग्लाइकोजेनेसिस। अब ग्लाइकोजेनेसिस कराएगा कौन? ब्लड से मैसेज मिला पैनक्रियाज को, क्या कि भाई ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो रहा है। इसमें एंडोक्राइन सारा जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो इन्वॉल्व होगा यहाँ पे। इसने पैनक्रियाज ने बीटा सेल को स्टिमुलेट किया, वहां से इंसुलिन प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। इंसुलिन क्या करेगा कि हमारी बॉडी की जो सेल हैं, सभी सेल नहीं है, क्योंकि ना तो न्यूरॉन को इंसुलिन की जरूरत पड़ती है और ना आरबीसी को इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये डायरेक्ट ही शुगर को कंज्यूम करते हैं, इन्हें इंसुलिन की जरूरत नहीं होती, बाकी तकरीबन सभी सेल को पड़ती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये जो इंसुलिन है जिसकी रिक्वायरमेंट है सेल की, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, इस इंसुलिन ने करना क्या है कि यहां से ग्लूकोज को निकाल कर सेल के अंदर भेजना है। लेकिन इसमें कहानी क्या है कि इंसुलिन जो है वो अगर सेल के साथ होगा तो इसके ग्लूकोज के साथ होगा तो सेल के अंदर ग्लूकोज एंटर कर जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर कुछ रिसेप्टर लगे होते हैं। हमारी मान के चलिए ये सेल है
ठीक है। तो इस पे इस तरह का रिसेप्टर बना हुआ है। अब इस रिसेप्टर पे इंसुलिन अगर साथ आता है तो वो इस तरह से फिट हो जाएगा, जूम कर थोड़ा सा, ठीक है, वो इसके साथ में फिट हो जाएगा और ग्लूकोज जो है वो अंदर की तरफ एंटर कर जाएगा। ठीक है, अगर क्लियर ना हो रहा हो तो प्लीज समझ लेना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि ये एक रूम है, रूम में गेट बना हुआ है, ठीक है। अब गेट की चाबी जिसके पास है वो अंदर आ जाएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा, जाएगा ग्लूकोज अंदर एंटर करा देंगे, अदरवाइज नहीं होगा। अब वो जो ग्लूकोज है जनरली वो एंटर हो गया, ठीक है, इसका लेवल मेंटेन हो गया, जो ब्लड का लेवल है वो मेंटेन हो गया, क्योंकि यहाँ से जो बीटा सेल ने इंसुलिन बनाया था पैनक्रियाज के ने, उसे उठा के और ब्लड से उठा के सेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया, लीवर के अंदर ट्रांसफर कर दिया, एडिपोज टिश्यू के अंदर ट्रांसफर कर दिया। जितना एक्स्ट्रा ग्लूकोज आता रहा वो सारा उसके अंदर ट्रांसफर होता रहा। ट्रांसफर होने के बाद में जितनी सेल को जरूरत है वो तो उसने यूज कर लिया, बाकी को स्टोर करके ग्लाइकोजन के रूप में रख दिया। इसका एक एग्जांपल दे, आप सभी लोगों ने ना क्रेशर देखे होने, कोल्लू, जो गन्ने के रस से गुड़ तैयार करते हैं। तो हम रस को स्टोर नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं कि अपनी फॉर्म में चेंज करके और गुड़ बना देते हैं या शक्कर बना देते हैं, और वो सालों तक स्टोर हुआ रहता है। जब हमें जरूरत पड़ती है हम उसे यूज कर लेते हैं। इसी तरह ग्लाइकोजन होता है, जब हमारी बॉडी को जरूरत पड़ेगी, रिक्वायरमेंट होगी, वो उसे यूज कर लेगी। ठीक है, रेगुलरली इनटेक ग्लूकोज का चलता रहेगा, बट वो ग्लूकोज की एंट्री होगी विद इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन रिसेप्टर हर सेल पे लगे हुए हैं। विदाउट इंसुलिन सेल के अंदर कोई भी चीज एंटर नहीं करेगी। ठीक है, न शुगर न प्रोटीन, जो अमीनो एसिड, ग्लूकोज अमीनो एसिड या ग्लाइसरॉल, ठीक है, कोई भी चीज उसके अंदर एंटर नहीं करती, क्योंकि उसकी अपनी परमेबिलिटी होती है। अब शुगर जो भी एक्स्ट्रा हुई वो अंदर चली गई। अगर किसी कारणवश ये रिसेप्टर खराब हो जाए या पैनक्रियाज इंसुलिन ना बनाए या ग्लूकागोन ओवर प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है, या सोमेटो जो डेल्टा सेल है सोमेटोस्टेटिन ना बने, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। अब हम इन तीन चीज पे आ जाएंगे। ठीक है, अगर बीटा सेल इंसुलिन नहीं बना रहा तो ब्लड ग्लूकोज जो है सेल के अंदर नहीं जाएगा। बीटा सेल को और अल्फा सेल को बैलेंस करने के लिए डेल्टा है, क्योंकि जो बुक्स बताती हैं हमारा जो पैनक्रियाज है एक ऑटोक्राइन प्रोसेस चलती है इसके अंदर। ऑटोक्राइन मतलब जो सोमेटोस्टेटिन है वो अल्फा और बीटा इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का काम करता है। हमारी बॉडी का अगर नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म चलते हैं, आप लोगों को पता है, नहीं होगा तो फिर बाद में बताएंगे, नहीं, ठीक है। तो उसके भी आप पे सेंसिस चलती हैं। अब मेन कॉन्सेप्ट क्या आता है कि इन अल्फा और बीटा को बैलेंस करने के लिए सोमेटोस्टेटिन है। अगर किसी तरह से किसी एक में भी डिस्टरबेंस आ गई तो और इन तीनों का काम प्रॉपर नहीं हुआ, हमारा ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज होने के बाद में अगर ग्लाइकोजेनेसिस सेल के अंदर, लीवर के अंदर, टिश्यू के अंदर हो रहा है तो बचे रहेंगे। अगर वो प्रोसेस भी नहीं हो पाएगी
प्रॉपर नहीं चलेगी, तो हम पेशेंट बनेंगे डायबिटिक। यहां से शुरुआत होगी डायबिटीज की। कब? या तो इन तीनों में डिसबैलेंस हो जाएगा, ये अनबैलेंस्ड हो जाएंगे, ठीक है, तो डायबिटीज की शुरुआत होगी। ठीक है, अब हम आते हैं जो डायबिटीज है, क्योंकि ग्लाइकोजेनेसिस, इंसुलिन जो है उसको ग्लूकोज को सेल के अंदर एंटर करके ग्लाइकोजन वहां पे बनेगा, ग्लाइकोजेनेसिस हो जाएगी, तो सिस्टम प्रॉपर सेट चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ग्लाइकोजेनेसिस नहीं हुई, प्रॉब्लम शुरू हुई। अब इसमें तीन हमारे सेल हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा। तीनों में से किसी में भी डिस्टरबेंस आ सकती है। इन तीनों को ही सेट करने के लिए न्यूरोथेरेपी में ट्रीटमेंट है। ठीक है, 2 पेन, 4 पेन और उसके बाद है 10 पेन जनरली जो हम काउंट करते हैं। अब यहां पे आती है कि जो डायबिटीज है, डायबिटीज को आगे फिर कैटेगराइज किया गया, क्योंकि अभी हमारी ग्लाइकोजेनेसिस चल रही है, ग्लाइकोलाइसिस का कॉन्सेप्ट नहीं आया। डायबिटीज को आगे फिर कैटेगराइज किया गया, 2 भागों में डिवाइड कर दिया। वो क्या है? एक डायबिटीज इंसिपिडस है और एक डायबिटीज मेलिटस है। डायबिटीज इंसिपिडस, इसके साइन है पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, लेकिन आज हम इस मुद्दे पर नहीं आएंगे, तो इस चीज को हम अपनी कैटेगरी से हटा देते हैं। अब जो डायबिटीज है, अब इसमें फिर 2 कैटेगरी ली जाएगी, एक टाइप 1 और एक टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज, आप सब लोगों को पता है कि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं कि भाई इसका इंसुलिन बन ही नहीं रहा। किसी में क्या होता है कि जो बीटा सेल हैं वो एक्टिव नहीं है। एक में क्या होता है कि बीटा सेल तो एक्टिव हैं, लेकिन वो इंसुलिन बना भी रहे हैं, लेकिन जो हमारे सेल हैं, ह्यूमन बॉडी के जो सेल हैं, उनके जो रिसेप्टर्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ऑटोइम्यूनिटी में भी इस तरह के केसेस होते हैं कि हमारे जो बीटा सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, कभी कभी डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। इसके बाद में जेनेटिकल भी कुछ फॉल्ट आते हैं और हेरिडिटरी कॉन्सेप्ट भी आते हैं। ठीक है, तो अब हम फिर से वापस इसी चीज पे आएंगे कि टाइप 1 और टाइप 2। अब टाइप 1 में क्या है कि इसमें मेन मुद्दा है कि इंसुलिन नहीं बनती। ठीक है, ये मोस्टली एक डायबिटीज की टाइप होती है जुवेनाइल, वो चाइल्डहुड होती है, चाइल्डहुड से ही डायबिटीज हो जाती है। तो उस कंडीशन में मोस्टली ऐसा होता है कि उन बच्चों का इंसुलिन बन ही नहीं रहा। ऐसे कई केस देखे हैं, कुछ में चेंजेस बड़े अच्छे आए भी हैं और कुछ में नहीं भी आए। ठीक है, वो एक स्टडी का फर्दर मुद्दा है। ठीक है, तो हम अगर इनकी बात करेंगे कॉजेज की और सिम्टम की, तो पहले तो हम कोशिश करेंगे, सर्च करेंगे कि इनका कॉज क्या बनेगा, क्योंकि कुछ उसके सिम्टम्स देखने पड़ेंगे। अब सिम्टम्स में बुक्स जो बताती हैं बहुत कुछ है, वो तो इजीली आप वहीं से पढ़ेंगे। एक दूसरी चीज है जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, आपको वो बताएगा। इतना मैं आपको समझा दूंगा आज कि आप लोगों को किसी से ट्रीटमेंट पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका रीजन, अगर हम डायबिटीज को मेडिकल बुक्स के अंदाज से देखेंगे तो उसमें और न्यूरोथेरेपी के अंदाज में बहुत फर्क पाएगा। ठीक है, क्योंकि जो न्यूरोथेरेपी की अपनी इन्वेंशन है वो क्या है
कि डिजीज के हम कॉज पे काम कर रहे हैं। उसमें आपने 3 चीज देखनी है। पहले तो उसकी हिस्ट्री, जैसे कि हम लोग लेते हैं, हिस्ट्री लेने के बाद में आप जो हमारे पेन पॉइंट है गुरुजी ने जो अपने इजाद किए हैं उन्हें चेक कीजिए, और उसके बाद में आप उसे नर्वस सिस्टम के एंगल से देखिए, एंडोक्राइन सिस्टम के एंगल से देखिए, और एक्सोक्राइन के एंगल से देखिए। एक्सोक्राइन का क्या देखना है, डाइजेशन प्रॉपर है या नहीं है। सबसे पहला हमारा जो बेसिक है वो है डाइजेशन, क्योंकि अगर डाइजेशन प्रॉपर है मतलब डाइजेशन ही के साथ में एब्जॉर्प्शन भी। टाइप 1 के केस में कंडीशन क्या आती है कि उसकी इंसुलिन बन नहीं रही, तो उसमें आप क्या करेंगे कि उसकी एंडोक्राइनोलॉजी को पढ़िए। तो हमें क्या लगता है कि खाली इंसुलिन नहीं बन रहा, लेकिन अगर ग्लूकागोन ज्यादा बन रहा है, ठीक है, तो हमारे कुछ पॉइंट गुरुजी ने दिए हैं, नोट टू बी गिवन करके एक हमारे एंटीवेट में, ठीक है, उनकी आप फिजियोलॉजी पढ़ना, कभी भी उनकी फिजियोलॉजी पढ़ना। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ग्लूकागोन को ग्लाइको जो हमारा ग्लाइको लाइसिस है उस पे कई हार्मोन प्रोसेस करते हैं। बीटा सेल का काम खाली ग्लाइकोजेनेसिस का है, वो इंसुलिन बनाएगी, इंसुलिन जो है सेल के अंदर जाएगा, ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा। बिल्कुल देसी स्टाइल में आना, बिल्कुल सिंपल ही समझिए। ग्लाइकोजन ग्लूकोज ब्लड के अंदर बढ़ा, इंसुलिन आई, सेल के रिसेप्टर्स के पास पहुंची, उसने उसको एंट्री दे दी, सेल के अंदर गया, जितनी सेल को जरूरत पड़ी उसने यूज किया, बाकी को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करा और रख लिया। एडवांस टिश्यू और लीवर दोनों गोदाम है, जब किसी के पास नहीं है तो वहां पे मिल जाएगा। ठीक, तो एक मुद्दा तो हो गया कि इंसुलिन। दूसरा मुद्दा क्या हो गया, ग्रोथ हार्मोन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन है, और ये क्या कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ठीक है, ग्लूकागोन है। ये कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, मतलब इनका काम है जो ग्लूकोज पड़ा हुआ है सेल के अंदर उसे ब्रेक करना। ठीक है, 2 टॉपिक हो गए। तीसरा मुद्दा आता है, क्योंकि ये जो सोमेटोस्टेटिन है इसका काम है खाली जो इंसुलिन और दूसरा है ग्लूकागोन, इन दोनों को बैलेंस करा दो। अगर हम लोग मोस्टली 2 पेन देते हैं डायबिटिक केस में, वो शुगर को कम ऐसे नहीं करता, उसकी प्रोसेस है, क्योंकि उसने क्या करना है, इन दोनों को इंसुलिन और ग्लूकोज, एग्जाम्पल ये इंसुलिन है, ये ग्लूकोज है, तो ये ग्लूकागोन है, ठीक है, इनके बीच में आ जाएगा सोमेटोस्टेटिन। इसका काम है कि जी मैंने दोनों को आपस में झगड़ने नहीं देना, दोनों को बैलेंस करना। तो मीडिएटर कौन है, ये सोमेटोस्टेटिन। अगर सोमेटोस्टेटिन की वर्किंग प्रॉपर नहीं है तो भी शुगर होगी। ठीक है, अभी आप लोगों को 3 मुद्दे मिले। उसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट है, एक जो हम अब टाइप 2 की बात करें, उसमें इंसुलिन एबनॉर्मल भी हो सकती है। क्योंकि गैस्ट्रिक डायबिटीज उसके टाइप है, तो वो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो होती है, तो उन केसेस में भी जो बच्चे आपके होते हैं उन्हें मोस्टली डायबिटीज होने के, मेलिटस होने के साइन बनते हैं। ठीक है, अब अल्फा की डिसफंक्शनिंग, डेल्टा की डिसफंक्शनिंग, बीटा की डिसफंक्शनिंग और रिसेसिव
मतलब रिसेप्टर्स की डिसफंक्शनिंग, ठीक है। कुछ एंडोक्राइन हार्मोन्स की डिसफंक्शनिंग, उसमें से बहुत बड़ा रोल एस्ट्रोजन का, ग्रोथ हार्मोन का, एपिनेफ्रिन का, नोरेपिनेफ्रिन का, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का, ठीक है, इन सब का है। तो हम बहुत से पॉइंट इसीलिए नहीं देखते रहेगा। नेक्स्ट जब भी टाइम मिलेगा तो फिर इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। उसमें टॉपिक रहेगा डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, इन दो टॉपिकों पे नेक्स्टली बात करेंगे, क्योंकि उसमें हम नर्वस सिस्टम और एंडोक्रोनोलॉजी का ही टारगेट करेंगे। अभी आप मेटाबॉलिक बेस को समझ के, क्योंकि मेटाबॉलिक बेस पे ही आधारित है, जो हमारे गुरुजी ने बताया हाइपोथायराइडिज्म, एसिडोसिस, ठीक है, और चारों कॉन्सेप्ट कौन से कॉज ऑफ डिजीज, उन पे काम करिए।